नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काला भेड़िया, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया और ब्लाइंड डेथ का 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 23 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। भेड़िया ने भाला और ढाल को लपकने में चींटी की सी फुर्ती का प्रदर्शन किया था। उसे रोको। फिलहाल तो भेड़िया ने उन भालों को रोका जो उसे भेंट डालने को आगे बढ़े थे। खट खट खट। प्रजा राजा पर हावी होने लगे तो उस राजा का पतन हो जाता है। आज ऐसा ही करने की चेष्टा की जा रही थी और भेड़िया को इस कोशिश को नाकाम करना था। धाड़। तुम्हारे कबीले पर मेरी सुरक्षा का निशान लगा है सरदार, जिसका अर्थ हुआ कि मैंने तुम्हें रक्षा का वचन लिया और मैंने जो नियम जंगल की सुरक्षा के लिए बनाए तुमने उसका पालन करने की शपथ ली। मगर आज तुम उस समझौते को नष्ट कर रहे हो। यह हरगिज नहीं होगा। भेड़िया को भीड़ पर नियंत्रण करने की कला गुरराज भाटके ने बखूबी सिखाई थी। धाड़। ऐसे में एक तो खुद को भीड़ के हाथ ना लगने देते हुए लीडर को धराशायी करना था, दूसरे भीड़ का ध्यान भटकाना था। हिक हिक बा। भेड़िया जानता था कि उसकी ये कोशिशें केवल तभी तक थी जब तक कि वह शांति स्तूप में प्रवेश नहीं कर जाता। भड़ाक। और भेड़िया की वो कोशिश कामयाब हो गई थी। अगर गुरंग की बात सच है तो सरदार को कांडा दंड भुगतना होगा। अगर गुरंग की बात सच है तो सरदार को कड़ा दंड भुगतना होगा। सरदार देगची ने अपने आदमियों को ऊपर जाने से रोक दिया था। नहीं, कोई उस ओर नहीं जाएगा। भेड़िया ऊपर पहुंचा। क्विक क्विक। सरदार लुजांग को मैं पहचानता हूं, लेकिन 100 का चेहरा देखने के लिए मुझे गीदों के झुंडों में घुसना होगा। भेड़िया को अपने उस हरकत की कीमत अपने जिस्म को लहूलुहान कराकर चुकानी पड़ी। उफ। क्विक क्विक। अंततः भेड़िया लुजांग के शरीर तक पहुंचने में कामयाब रहा। ओह नहीं, ये लुजांग नहीं है। उफ। हटो हटो। उफ। इस प्रकार तो गीद भेड़िया को नोच ही डालते। गीदों से बचने के लिए भेड़िया फुटबॉल की तरह लुढ़कता चला गया। इस तरह गीद मुझ पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। भेड़िया गीदों से बचकर पुनः शांति स्तूप की सीढ़ियों पर आ गया था। इसका मतलब गुरंग ने मुझसे झूठ बोला था। भेड़िया नीचे आया। भेड़िया, ये रहा सरदार लुजांग। तुम्हें किसी ने बरगलाया है भेड़िया, लेकिन तुम किसी षड्यंत्र का शिकार हुए हो। इसका प्रमाण है मुझ पर हुआ वो हमला, जिसके बाद मैं कई घंटों तक बेहोश रहा। बाद में कबीले वालों ने मुझे ढूंढ लिया। तभी सरदार देगची के आदमियों ने आकर मुझे यहाँ होने वाली गड़बड़ियों की खबर दी। मैं तुरंत उनके साथ यहाँ चला आया, मगर वो खबर तुम्हारे पड़ोसी कबीले के गुरंग ने दी थी। गुरंग सच उगल देगा। लेकिन सरदार देगची, इस मामले में तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं था। मैं तुम्हारे कबीले से अपनी सुरक्षा वापस लेता हूं, जिसका परिणाम ये होगा कि तुम्हें बाकी कबीले वालों का सहयोग मिलना बंद हो जाएगा। अब खेती, पशुपालन, वस्त्रों इत्यादि की आवश्यकता, ईंधन की प्राप्ति, इलाज की सुविधा इत्यादि जैसे सामाजिक आवश्यकताओं को तुम्हें स्वयं ही पूरा करना होगा। नहीं भेड़िया, ऐसा मत करो। प्राचीन मान्यताओं ने इनका दिमाग भले ही कूंद कर रखा हो, किंतु ये सच है। तुमने जो नियम बनाए हैं उससे जंगल के लाभ हुए हैं और इस लाभ पर सभी का हक होना चाहिए। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं भेड़िया कि इनसे अपनी सुरक्षा वापस मत लो, एक शर्त पर। सरदार बेगची, तुम्हें अपने कबीले में किसी भी मृत्यु के पश्चात उसके क्रियाकर्म की सूचना मुझे भी देनी होगी, ताकि आज जो हुआ वो फिर कभी ना हो। गुरंग ने उस सूचना को भेड़िया को देने से इनकार कर दिया। नहीं भेड़िया, ये झूठ है। मैंने तुम्हें कोई सूचना नहीं दी। लेकिन तुम झूठ क्यों बोलोगे? कमाल है भेड़िया, गुरंग ने तुम्हें खबर दी मगर वो इस बात से इनकार कर रहा है। कारण रहस्यमय था और आसपास ही था। मैंने गुरंग पर तंत्र प्रहार किया था, जिसके कारण उसने भेड़िया को सूचना दी जैसी मैं चाहता था, और भेड़िया तक वो सूचना पहुंचाकर मेरा प्रथम उद्देश्य पूर्ण हो गया। भेड़िया का मस्तिष्क उलझा हुआ था। खुद गुरंग ने मुझे वह खबर दी थी। झूठ तो वो तब भी नहीं बोलता।
झूठ तो वो तब भी नहीं बोलता लगा और अब भी बोलता हुआ नहीं लगा, लेकिन झूठ के शब्द डर की बुनियाद पर रखे होते हैं, उनमें थरथराहट पैदा हो जाती है। कोई मुझे शांति स्तूप में जबरन प्रवेश करवाना चाहता था, मगर कौन और क्यों? स्क्रैच! आ! भेड़िया! भेड़िया की करहा ने जेन को विचलित कर दिया था। भेड़िया, क्या हुआ? कैटरपिलर जैसे कीड़ों को रेंग कर जाते हुए फूजो ने देखा। हे भगवान, ये तो सुकांडू कीड़ा है। फूजो ने सुकांडू को मसल कर रख दिया। ये अत्यंत जहरीला होता है जेन, इसके बीज की काट भी दुर्लभ है। इसकी बीज धीमी गति से असर करता है, ये ताकत खींच लेता है। 12 घंटों में हृदय तक इसका प्रभाव पहुंचते ही हृदय फट जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नहीं! ओफ! फूजो बाबा, आप इसकी काट के विषय में कुछ बता रहे थे। इसकी काट केवल सुनहरे मिर्ग की कस्तूरी होती है। ऐसे मिर्ग असम के जंगलों में तो नगण्य है, किंतु तबंगा कबीले के पास मौजूद है। अगर वो उन्हें देवताओं की तरह वो उन्हें देवताओं की तरह पूजते हैं, वो हमें मिर्ग कस्तूरी नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें किसी मिर्ग का वध करना होगा। नहीं, रहने दो। एक प्राणी का वध करके मुझे अपने प्राण नहीं बचाने। जेन ने भेड़िया की बात को अनसुना कर दिया था। आप वहां जाएं तो शायद वो मान जाए। दबंगा कबीले अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण भेड़िया की सुरक्षा के अंतर्गत भी नहीं आता, इसलिए उम्मीद कम है। मगर मैं फिर भी जाता हूँ, क्योंकि सवाल भेड़िया की जिंदगी का है। पूजो बाबा तबंगा से वापस लौटे। उन्होंने मिर्ग कस्तूरी देने से मना कर दिया। भेड़िया भेड़िया बेहोश हो गया बाबा। जेन का चेहरा तमतमा उठा। उन्हें मिर्ग कस्तूरी देनी ही होगी। जेन, ठहरो, वो लोग खतरनाक हैं। मौत से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। इस वक्त वही मौत भेड़िया पर धीरे धीरे अपना पंजा कस रही है। मुझे उसका पंजा खोलना है, भले ही फिर वही पंजा मेरी गर्दन पर ही क्यों ना कस जाए। जेन लौटी। जेन, ये रही वो मिर्ग कस्तूरी। तो तुम इसे ले आई? मगर तबंगा कबीले वाले मगर तबंगा कबीले के लोगों से बचकर कैसे? बचकर नहीं बाबा, बचाकर। वो देखो, वो लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ चुके हैं। इससे पहले कि वो लोग यहाँ तक भी आ पहुँचे, मेरी कस्तूरी भेड़िया के गले में पहुँचा दीजिए। मुझे कुछ इसी बात का संदेह था। खटाक! अब इस मुसीबत से भेड़िया ही बचा सकता है। झागड़ा छागड़ा टाकड़ा घटोची घटोची। खर्र! बाबा, वो लोग दरवाजे को झिझोड़ रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो जेन, क्योंकि वो तो ऐसा करेंगे ही। तुमने काम ही जो ऐसा किया है। बस एक बार मेरी कस्तूरी भेड़िया के पेट में पहुंचा दूं, क्योंकि अब इनसे निपट सकता है तो वो भेड़िया ही है। भेड़िया के होश में लाने से पहले अगर ये लोग अंदर आ गए तो इन्हें मैं रोकूंगी। धड़ धड़ धड़। फूजो ने भेड़िया के गले में दवा उड़ेल दी। कच! दरवाजा भड़ाक से टूटा। मैं भी तुम्हारे साथ हूं जेन, तुम्हें इन जंगलियों के सुपुर्द नहीं करूंगा। इससे पहले कि जंगली जेन एवं फूजो पर टूट पड़ते, ठहरो सरदार तबंगा, तुम्हारा क्रोध जायज है, मगर जेन ने मिर्ग कस्तूरी मेरी जीवन रक्षा के लिए प्राप्त की है। मैं खुद नहीं चाहता था कि मेरा जीवन बचाने के लिए एक मासूम निर्दोष प्राणी की हत्या करके मिर्ग कस्तूरी निकाली जाए। जेन की सजा यही है कि मुझे सजा दी जाए। अपने गड़ासे से मेरा सिर काट दो सरदार तबंगा। नहीं भेड़िया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इस जंगल को तुम्हारी जरूरत है, मैंने तुम्हें नहीं इस जंगल को बचाया है। भेड़िया, ये लोग रहम नहीं करेंगे, ये लोग रहम करने के लायक भी नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? इनका मुकाबला क्यों नहीं करते? खजूबा खजूबा! भेड़िया ने चिखकर आदेश दिया। सरदार तबंगा, मैंने स्वयं को सजा देने के लिए पेश किया है। तुम जेन और फूजो को तुरंत छोड़ दो। आकड़ा बाकड़ा बमबड़ा बोड़ा। फूजो भेड़िया एवं फूजो जंगली भाषा आकड़ा बाकड़ा बमबड़ा बोड़ा का अर्थ जानते थे। तुमने अपने जंगलियों को हमें खत्म कर देने का आदेश दे दिया है सरदार तबंगा। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा।
पत्थरों से सिर टकराने से कोई लाभ नहीं होगा भेड़िया। मैं अपने पशुओं को बुलाकर इन पर हमला करने का आदेश देता हूँ, अन्यथा इन मूर्खों के कारण पूरे जंगल का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि मृत्युदंड की प्रक्रिया पूर्ण होते ही ये हमें मार डालेंगे। सभी संकट में थे और कोबी आंखें मूंदे अभी नाव में कछुए की सल्क में सवार नौका विहार कर रहा था कि अचानक उसकी आंखें खुली तो सामने उसे नदी के किनारे हरे भरे तरबूजे लगे दिखाई दिए और ऊपर आकाश पर चमचमाता चंदा मामा उसे दिखाई पड़ा। लेकिन ये क्या, ये चंदा मामा तो नहीं हो सकता था। कोबी भी इस बात को समझ गया था, इसलिए तो नौका छोड़कर भागा था। ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, मगर मेरी तरफ क्यों आ रहा है? शायद ये मेरी नाव डुबोना चाहता है, या फिर हो सकता है इसे भी कछुए के खोल में बैठकर जल विहार करना हो। मैं इससे पानी में ठीक प्रकार से नहीं लड़ पाऊंगा। अगर इससे लड़ना ही है तो थल ही ठीक रहेगा। ये तो मेरे पीछे आ रहा है। पानी से बाहर आकर मैंने बिल्कुल ठीक किया, मगर ये मुझसे चाहता क्या है? चंद्रमा जैसी गोल एवं सफेद आकृति की चाहत दूसरी पल कोबी के सामने आ गई। धाड़, हत्यारे, अंग, जालिम, ठक, उफ, तुष्णाद, धम, अबे ओ तेरी ये मजाल, अरे तू नहीं बचेगा, कड़ाक, उफ, बहुत ताकतवर समझता है तू अपने आप को। बोल, तूने चंद्रमा के प्राणी कच्छप को क्यों मारा? धड़ाक, ओह समझ गया। इस बार वो तूफान जैसे ही निकट आया कि कोबी की शक्तिशाली किक ने उसे वापस उछाल फेंका। इस किक से तेरे कान खुल गए होंगे, अब ध्यान से सुन। धाड़, कोबी ने पूंछ लंबी करके उसे दबोच लिया। चला कहाँ? मेरा नाम कोबी है। मेरे आगे जो भी अपना सिर उठाएगा उसका सिर तोड़ दूंगा, और तुझे तो मैं तरबूज की तरह चबा ही जाऊंगा। कोबी सचमुच उसे चबा गया। वाह, मजा आ गया। अरे धामड़ो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आज तक चांद को देखा ही था। अब खाने का मौका मिला है तो खाते क्यों नहीं? तुम इधर खाओ, बाकी चांद मैं अपनी पत्नी जेन को खिलाने ले जा रहा हूँ। सहयोग से कोबी उसी दिशा में आगे बढ़ चला था जहां भेड़िया जेन और फूजे की जान पर बनी थी। जेन की निगाहें कोबी पर पड़ चुकी थी। कोबी, इन राक्षसों ने हमें बंदी बना लिया है, ये हमें मार डालने वाले हैं, हमें इनकी कैद से छुड़ाओ। अरे जेन, मैं चांद खिलाने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था। तुमने कभी चांद नहीं खाया होगा, बड़ा स्वादिष्ट है। तुम घबराओ मत जेन मेरी प्यारी, इन राक्षसों के सिर तो मैं अभी तोड़ डालता हूँ, लेकिन पहले चांद का यह टुकड़ा इधर संभाल कर रख दूं। ओह सांप, भाग गया। उसके बाद कोबी ने गद्दा का आवाहन किया, हे भेड़िया देवता मदद, और राक्षसों पर टूट पड़ा। धाड़, सिंह और पूंछ वाले सर्प राक्षसों, तुम्हारी अब खैर नहीं। कोबी इन्हें सिंह और पूंछ वाले सर्प राक्षस क्यों कह रहा है? ओह, मेरे पेट में सिंह मारता है। धाड़, जंगली ने भी उसे भाला मारा है। कोबी सिंह शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है? तेरा तो मैं सिर ही उखाड़ दूंगा। सर्पदैत्य, खचाक। नहीं कोबी, उन्हें जान से मत मार। कोबी सुनने वाला नहीं था। बता, मेरी जेन को किसने वहां पर बांधा है? उसके तो मैं टुकड़े टुकड़े ही कर डालूंगा। खच। भेड़िया कोबी के हाथों होने वाले इस नरसंहार को नहीं देख सकता था। जेन, ये तुमने उसे कैसा आदेश दे दिया? उस पर जुनून चढ़ गया है, वो इन सबको मार डालेगा। इन लोगों का कसूर ऐसा नहीं है कि जिनकी सजा इन्हें अपनी जान देकर भुगतनी पड़े। मैंने तो उसे सिर्फ कैद से छुड़ाने को कहा था। उसे रोको। कोबी, उन्हें मत मारो, रुक जाओ। अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे हिस्से का चांद भी खा जाएंगे। ये तूफान अब तबाही ढाए बिना रुकने वाला नहीं है। सरदार तबंगा, हमें आज़ाद कर दो, क्योंकि अब अगर कोई इसे रोक सकता है तो वह इसकी पत्नी जेन ही है। सरदार तबंगा की बुद्धि यहाँ पर काम कर गई और उसने अड़ियल रुख नहीं अपनाया। जेन भेड़िया ने कोबी को बीच में ही थाम लिया। कोबी, रुक जाओ, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। कोबी, रुक जाओ। क्या तुम आज़ाद हो गई?
हाँ, और वो देखो, ये लोग अपनी भूल की क्षमा मांग रहे हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, वरना तोड़ देता। क्षमा, क्षमा, क्षमा। उठो सरदार, आओ, अब तुम्हें चांद खिलाऊं। मैंने तुम्हारे हिस्से को संभाल कर रखा है। भेड़िया, हमें क्षमा कर दो। आज हमारे प्राण तुम्हारे कारण ही बचे। आज से हमें भी अपनी सुरक्षा में ले लो भेड़िया। मैं मानता हूं सरदार तमंगा कि जैन के हाथों मिल्क की हत्या से तुम्हारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, किंतु जैन ने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, जंगल की भलाई के लिए किया। भेड़िया ने उन्हें अपना सुरक्षा चिन्ह देने का वादा किया। तंत्रबाहु की निगाहें उस पूरे प्रकरण पर बाज की तरह लगी थी। दूसरी प्रक्रियाएं भी पूर्ण हो गई। सुकांडू नाम का कीड़ा इसलिए तो भेड़िया के कंधे पर मैंने ही फेंका था। अब आखिरी प्रक्रियाएं भी जल्दी पूरी होगी। को भी जैन को चांद का टुकड़ा खिलाना चाहता था। जैन, मेरी प्यारी जैन, लो चांद खा लो। चांद का टुकड़ा? मगर ये तो तरबूज का टुकड़ा है। मगर मैं तो चांद का टुकड़ा लाया था। तुम्हें क्या हो गया है? थोड़ी देर पहले ये इन जंगलियों को भी सींग और पूंछ वाले सर्प राक्षस बता रहा था। ओह हाँ, कहीं चांद का टुकड़ा और राक्षसी तो उठाकर नहीं ले गए। मैं जाकर देखता हूं। अर्र, रुको को भी। फूजो ने कोबी की भेड़िया फौज को रोककर उनसे कोबी ने भेड़िया की फौजों ने कोबी की भेड़िया फौज के भेड़ियों को रोककर उनसे कोबी की उटपटांग बातों का मतलब समझना चाहा। उफ उफ, क्या कोबी ने तुम क्या कोबी ने उफ उफ, क्या कोबी में तुमने कोई परिवर्तन देखा है? उफ, हाँ देखा है। एक छोटा सा कछुआ उसे बहुत विशाल दिखाई पड़ रहा था। एक छोटे से कछुए को खाने के लिए उसने पूरी भेड़िया फौज को दावत पर बुलाया। ये बात कुछ जमी नहीं। बीते भर के कछुए को मारने के लिए उसने गद्दा का आह्वान किया। क्या? फूजो साथ फूजो साथ साथ ही भेड़िया को भी बताता जा रहा था कि वो जंगली भेड़िया उसे क्या क्या बता रहा है। उसने एक भेड़िया को उठाकर जबरदस्ती कछुए के अंदर घुसी हुई गर्दन के खोल में घुसेड़ना चाहा, मगर ये तो संभव ही नहीं था। पूरा भेड़िया कछुए के खोल में कैसे चला जाता? उसके बाद भी उसकी अजीब हरकतें जारी रही। वो एक नौका ले भागा जिसे वो विशाल कछुए का खोल समझ रहा था। फिर उसने तरबूजे को चांद कहकर लड़ना और खाना शुरू कर दिया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे चांद आकाश से उसे मारने के लिए उतर आया हो। फौजों ने इतनी सब जानकारियां प्राप्त कर भेड़िए को वहां से जाने दिया। मुझे उसके बारे में बताते रहना। भेड़िया वो चला गया, लेकिन गनीमत है कि वो उस रास्ते पर नहीं गया जिधर जंगली गए थे। कोबी में कुछ रहस्यमय घट रहा है। हाँ, उसके मस्तिष्क में भ्रम की सी स्थिति पैदा हो रही है। ये देखो, इस जगह पर कोबी ने वो तरबूज का टुकड़ा रखा था जिसे वो चांद का टुकड़ा बता रहा था। जिन, तुमने उसका ध्यान अपनी ओर ये कहकर आकर्षित किया था कि इन राक्षसों ने हमें बंदी बना लिया है। उसी समय कोबी को जरूर ये सर्प भी दिखा होगा, जिससे उसका दिमाग उन जंगलियों को सर्प राक्षस समझ बैठा। कोबी जब नौका में पसरा होगा तो उसका मुंह आकाश की ओर होगा, जिससे उसे चंद्रमा के दर्शन हुए, और फिर नदी के किनारे पर उसे तरबूज दिखे होंगे। भ्रम के शिकार कोबी को चंद्रमा आक्रमण करता हुआ दिखा, मगर कोबी ने टुकड़े किए तरबूजे के, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि वो तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा खाने को लाया है। एक छोटे से मामूली कछुए को भी उसने दैत्यकार कछुआ समझा। ये भ्रम की स्थिति कैसे बनी, इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन ये स्थिति कोबी के साथ साथ जंगलवासियों को भी मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि कोबी एक छोटे से कीड़े को डायनासोर समझ सकता है और उसे मारने के लिए अपनी गद्दा चला सकता है, जिसका शिकार वन्य प्राणी भी हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में डायनासोर तो वहां पर होगा ही नहीं। मुझे संदेह है कोबी ने कहीं कोई ऐसी वस्तु तो नहीं खा ली जिस पर कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया गया हो, ऐसा मांस या पशु। ऐसा मुमकिन है, मैंने तंत्रबाहु को जंगल में देखा था। आओ चेन, हमें कोबी पर नजर रखनी होगी। वो उधर घने जंगल की ओर गया है। फूजो अभी 2 कदम आगे ही बढ़ा था कि उस चीख को सुनकर उसी दिशा में दौड़ा जिस ओर भेड़िया जैन गए थे।
जेन की चीख की आवाज। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं। घने जंगल के उस हिस्से में कहीं भी रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंच रही थी। जेन, कहाँ हो तुम? आह, बाबा, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ तुम्हें? भेड़िया कहाँ है? मुझ पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया था। भेड़िया उससे जूझता हुआ आगे चला गया। अचानक मुझे चक्कर आने लगे, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें रोशनी में ले चलता हूँ। रोशनी में आकर अब कैसा महसूस हो रहा है? अंधेरे से मुझे कभी घबराहट नहीं हुई। ये कुछ और गड़बड़ है बाबा। मुझे बेहद शिथिलता सी महसूस हो रही है। सहसा फुजो की आंखें अविश्वास के साथ फैल गई। ये क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। ये नहीं हो सकता। जेन, जमीन पर तुम्हारी परछाई नहीं बन रही, जबकि मेरी बन रही है। तुम्हारी भी बननी चाहिए। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है बाबा। मुझे यहाँ से ले चलो। मगर परछाई क्यों नहीं बन रही? सुअर का पीछा करता हुआ भेड़िया कहाँ चला गया? जेन की परछाई कहाँ चली गई? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।